सही बात है। हाफ CV स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसको दूसरे टर्म में लिखने जाए तो हवा बदलना आवड़े। हाँ, क्यू स्क्वायर बाई 2C। हमने 3 फॉर्मूला देखे थे, हाफ CV स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2C और एक हाफ क्यू इंटू वी। ऐसा कुछ 3 फॉर्मूला हमने देखे। आवर कंसर्न इज अबाउट क्यू स्क्वायर बाई 2C। बराबर। सो ये पता चल गया कि वो जो एनर्जी स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में कैसे आया, बिकॉज उसमें चार्ज आता है और चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दैट्स व्हाई कैपेसिटर स्टोर्स द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ चार्ज। जब चार्ज मैक्सिमम होगा तब वो एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, जब चार्ज जीरो होगा तो एनर्जी। अभी इंडक्टर के बारे में बताइए। इंडक्टर जीवन आपने सर, बोला किसी। हाँ बोलो। સર નકુલ સર નો તો ઓપ્શન જ નહીં આવતો આમાં। हाँ नकुल सर ने उनको होस्ट बनाई दो एक मिनट। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये बताइए, आप लोग थोड़ा सोच के बताइए। तुम्हारा काम करूँ तब तुम्हारा करो, बोलो क्या होता है फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर है। अभी तो आपने चैप्टर 1 to 6 का टेस्ट दिया, तो ऐसे हाफ कैसे एल आई चलेगा। स्क्वायर। यस इट इज हाफ एल आई स्क्वायर, यू आर करेक्ट। तो बताइए उसका प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है। जैसे आपने बोला कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर बाई 2C, देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ चार्ज। जब चार्ज मैक्सिमम होगा तब वो एनर्जी मैक्सिमम होगा, चार्ज जीरो होगा तो वो एनर्जी जीरो होगा। तो वैसे ही आपने फॉर्मूला बोला कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला हाफ, वो आई के टर्म में आता है। करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। किसने बोला था ऐसा, जिसकी वजह से हमें पूरा चैप्टर 4 पढ़ना पड़ा। फैराडे ने थोड़ी बोला था, फैराडे ने नहीं बोला था। जब भी आप कोई जियोमेट्री में से करंट पास करो तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आपने जो बोला फैराडे ने, वो तो उससे उल्टा बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो तो करंट प्रोड्यूस होता है। मैंने बोला करंट पास करा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फैराडे का कोई भाई होगा, बोलिए नाम। ऐसा ओस्टेड ने बोला था। ओस्टेड ऑब्जर्वेशन वाज दैट कि व्हेनेवर यू पास एन इलेक्ट्रिक करंट तो इन जियोमेट्री प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। और आपने इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर हुआ उसका फॉर्मूला बताया हाफ, जो करंट पे डिपेंड करता है। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इन टर्म्स ऑफ हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो करंट पे डिपेंड करता है। करंट मैक्सिमम तब वो मैक्सिमम, करंट जीरो तो वो जीरो। इतनी बात हमें पता चल गई। तो हमारा कंसर्न कुछ अलग था, हम डाइवर्ट हो गए। मैंने आपको बोला कि एलसी सर्किट है जिसमें हम सोर्स नहीं लगाते हैं, तो एनर्जी कहां से आता है, रिक्वायर्ड सम एनर्जी। क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता। विदाउट सोर्स हाउ टू प्रोड्यूस एन एनर्जी। हाँ, तो कुछ हम ऐसा कर देंगे ना कि कैपेसिटर या इंडक्टर जो दोनों एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, आइदर फुल्ली चार्ज कैपेसिटर और फुल्ली चार्ज वो उसमें लगा देंगे। सपोज फुल्ली चार्ज कैपेसिटर उसमें लगा दिया तो कैपेसिटर टाइम होता जाएगा वैसे डिस्चार्ज होता जाएगा। वो एनर्जी कहीं पे जाएगा नहीं, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन तो बोलता है एनर्जी कैन नॉट बी। तो वो जो डिस्चार्ज होकर एनर्जी देगा वो कौन ले लेगा, वो इंडक्टर चार्ज होता जाएगा। फिर इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो फिर वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बराबर। सो व्हाई वी डू नॉट रिक्वायर्ड सोर्स, दिस इज द रीजन, बिकॉज वी कैन टेक आइदर फुल्ली चार्ज कैपेसिटर और फुल्ली चार्ज। अभी इसमें ऐसा कोई चॉइस नहीं है कि आप कैपेसिटर को लो या इंडक्टर को लो, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक ने दिया है कि फुल्ली चार्ज कैपेसिटर के साथ। सो विल कंटिन्यू विद दैट ओनली। बराबर। इसका एनर्जी का फॉर्मूला आपको सबको आता है, मतलब आपने चैप्टर 1 to 6 अच्छे से पढ़ा है जिन लोगों ने आंसर दिया, बाकी आप जानते। बराबर है। ये सर्किट को कोई कोई बार जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं तो इसको टैंक सर्किट भी बोलते हैं। एलसी सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड टैंक सर्किट। The reason to call this LC circuit as a tank circuit because one stores the energy which is given by, ये काम चलता रहता है इसलिए इसको टैंक सर्किट बोलते हैं। तो पहले हम एलसी सर्किट की जानकारी ले लेते हैं। क्या बोला आपने, एलसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर लगाने का सोर्स नहीं। बराबर है। चलिए, सो एलसी सर्किट फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कितने मार्क।
मोटा करूं क्या बराबर है? बराबर। ओके, चलिए तो ले लेते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर में दो प्लेट होता है ना, आके ना એવું जो है ना, तो मैंने आवड़े छे। इसको किसके साथ लगाना है? ध्यान क्या रखना है? एलसी सर्किट है, सोर्स नहीं लगाना है। सोर्स नहीं है, सोर्स। बाकी पास वड़ा पाव पफ। हाँ चलिए, ये इंडक्टर हो गया और ये कैपेसिटर हो गया, दोनों को हमने सीरीज में लगा दिया, सोर्स नहीं लगाया। एनर्जी कहीं से आना तो चाहिए ना, तो हमने डिसाइड किया वन ऑफ देम मस्ट बी, हम लेते हैं लेट कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है उसका फॉर्मूला आपने क्या बताया? अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हमने लिया जब ये सर्किट बनाया तब, और कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज है जिसका फॉर्मूला आपने बोला क्यू स्क्वायर बाय, मतलब एट टाइम टी इक्वल टू 0 एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज, इट इज मैक्सिमम, बिकॉज इसका फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाय, वो डिपेंड करता है चार्ज पे। तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 चार्ज क्यू इक्वल टू, एंड दैट इज एट दैट टाइम इंडक्टर इज, इसके पास कुछ एनर्जी ही नहीं होगा। इंडक्टर के एनर्जी का फॉर्मूला आपने बताया, वो किस पे डिपेंड करता है? टाइम टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, इंडक्टर के पास कोई एनर्जी है ही नहीं, मतलब करंट क्या होगा? वेरी गुड, बराबर। जैसे ही टाइम इंक्रीज होता जाएगा, ये तो टाइम इनिशियल कंडीशन लिया है, टाइम टी इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशन, एज टाइम पासेस कैपेसिटर क्या होता जाएगा? कैपेसिटर स्टार्ट्स, तो फिर वो अपना एनर्जी किसको देगा? इंडक्टर को देगा। चलिए, इंडक्टर स्टार्ट्स चार्जिंग, तो कैसे होगा? इसके लिए आपको दोनों का एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग मतलब वो किसके टर्म में होता है? क्यू, जो पहले कितना था, अगर वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया दैट मींस चार्ज क्यू इन दिस सर्किट क्या हो जाएगा? एंड करंट जो पहले 0 था, वेरी गुड, स्टार्ट इंक्रीज, बराबर है। अभी आप वो जो पहले से सीखते आए हो कि जितना वोल्टेज हम लगाते हैं वो जितने कंपोनेंट होते हैं उसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे तो वोल्टेज लगाया ही नहीं, कितने सब कंपोनेंट्स है हमारे पास? कौन कौन से? पहले कैपेसिटर था वो फुल्ली चार्ज था, वो फुल्ली चार्ज सर दिखाने का कैसे? ऐसे एरो बता देंगे, दैट शोज इट इज फुल्ली चार्ज, बराबर है, बोल देते हैं। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसको हम बोल देते हैं, अगर कुछ सोर्स लगाया होता तो हम ऐसा बोलते कि VC प्लस VL इज इक्वल टू RMS वोल्टेज ऑफ दैट सोर्स। जैसे हमने हर एक AC सर्किट में सीखा था कि भाई V इक्वल टू VR फॉर द सर्किट विथ ओनली R, फिर VM sin ओमेगा t इज IR लेके करते थे, VC वाले में सीखा था। सेम यहाँ पे तो कोई सोर्स है ही नहीं, मतलब VL प्लस VC इज, अभी इसके लिए आपको मेरे को VC और VL का फॉर्मूला बताना पड़ेगा। VC इज हाई, VC इज Q बाई C, और VL का तो वो तो उसका एनर्जी होता है, वोल्टेज ड्रॉप का बात, एल डी आई बाय, वेरी गुड, VC इज Q बाई C। चलिए सही बताया आपने, सही आंसर VL इज, मैं माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि हमने ऐसा सीखा है कि इट इज माइनस। माइनस लिखने का रीजन क्या आएगा मैं अभी आपको बताता हूँ। सर तमें इच्छा था ત્યારે माइनस ले लो, ना था ત્યારે लो, આવું થોડી હોય, वो समझाओ बड़ा, इतना पता चल रहा है। I want its differential equation. Whenever you are deriving a differential equation as similar that you have studied in LCR series AC circuit, ઊંઘ આવે છે थोड़ी थोड़ी? LCR सीरीज AC सर्किट में हमने सीखा था कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है वो चार्ज के टर्म में या फिर करंट के टर्म में होता है, एक ही वेरिएबल के टर्म में होता है, दो दो वेरिएबल नहीं आते। सो आइदर इट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ और इट इज इन टर्म्स ऑफ, इसमें दोनों चार्ज भी है, एक टर्म में लाना पड़ेगा।
क्यू के टर्म में लाएंगे, क्यू तो यहाँ पे है ही, इधर किसको निकालना पड़ेगा, किसके टर्म में लाना पड़ेगा, फॉर्मूला आता है, एज आई इज इक्वल टू, ऐसा हम चैप्टर 3 में पढ़ा, इट इज डी क्यू बाय, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ सर, ऐसा नहीं सीखा है, आई इज डी क्यू बाई डी टी सीखा है, लेकिन माइनस डी क्यू बाई डी टी नहीं सीखा है। रीजन टू टेक माइनस, नहीं समझ में आए तो 2 बार पूछना। The reason to take a negative sign is that because at initial time t equal to 0 capacitor is fully charged, तब चार्ज मैक्सिमम था करंट, जैसे टाइम इंक्रीज होता गया कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसका चार्ज, dq रिप्रेजेंट करता है चेंज इन चार्ज। चेंज 2 तरीके से हो सकता है, इंक्रीज या, वो रिप्रेजेंट कैसे करने का, इंक्रीज होगा तो और डिक्रीज होगा तो, यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, इसलिए हमने उसको नेगेटिव। The reason to take negative sign is that because the charge is decreasing. ठीक है, I is minus d की वजह डाल देते हैं ऊपर, तो हमें ऐसा मिल जाएगा q बाई सी, इसको तो परेशान नहीं किया है, माइनस एल, एक d बाई डी टी ऑलरेडी था, I की जगह पे क्या लिखा हमने, माइनस डी क्यू बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू, गेटिंग माई पॉइंट। सर ये माइनस एल डी आई बाई डी टी आपने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन बताया। अभी जब पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, तो अगर साइन कन्वेंशन लेते हो तो पूरे क्वेश्चन में लेने का, या कहीं पे नहीं लेने का। द मीनिंग टू से इज दैट, अगर यहाँ पे अगर आपने नेगेटिव साइन दिया है एल डी आई बाई डी टी में, तो यहाँ पे भी डी क्यू बाई डी टी कैसा लेने का। सर मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ, बात तो एक ही हो जाएगी, आना આવી રીતે पकड़ो કે આમ पकड़ो, બધું થાય एक જ, बराबर। सॉल्व करते हैं इसको, सो इट बिकम्स क्यू बाई सी, एक डी क्यू बाई डी टी था, एक बार डिफरेंशिएशन था, उसका हमने 2 बार किया, क्या हो जाता है, डी स्क्वायर क्यू बाई, एंड दैट इज इक्वल टू, गेटिंग माय पॉइंट, यस। फिर वो ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा ना, जैसे हमने एलसीआर सीरीज में किया था, सबसे ज्यादा पावर होता है वो सबसे पहले आता है, फिर उससे कम वाला पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसा लिखूं तो चलेगा, टी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, उसके साथ एल है, क्यू बाई सी को सामने जाने देता हूं तो हो जाता है, ये एल को भी यहाँ पे नहीं रखता हूं तो यहाँ पे लिखूंगा तो चलेगा। सो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज माइनस क्यू बाई, या फिर कोई ऐसा लिखता है कि डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू, ठीक है। किसका इक्वेशन आया, कौन से वेरिएबल के टर्म में आया, कि मतलब चार्ज, कौन से ऑर्डर का आया, तो ये सब लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज सेकेंड ऑर्डर, कौन सा इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, किसके लिए, ऑफ एलसी सर्किट, किसके टर्म में, वेरी गुड, इन टर्म्स ऑफ चार्ज, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। पता चल रहा है, ऐसा कोई इक्वेशन आपने 11th में सीखा है, सर अभी 11th कितने साल निकल गए हैं अभी, वो कहाँ से याद है, अभी चैप्टर 1 to 6 का एग्जाम दिया, उसका याद नहीं, आज 11th का पूछे तो नहीं है। चलिए मैं थोड़ा आपको हेल्प कर देता हूँ, थोड़ा आपको पता हो तो थोड़ा आप बताइएगा, मेरे को जितना पता है मैं बता, बराबर, यू आर नियर टू आंसर। હવે ત્રીજું એક જ રહ્યું છે, હા, ફોર્સ ના હોય, ડેમ્પ ના હોય, તો ત્રીજું એક જ છે, કયું, हमने 3 टाइप के ऑसिलेशन देखे थे इन केस ऑफ चैप्टर 14, जिसका नाम ही ऑसिलेशन था। पहला वाला था सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो सिंपलेस्ट वन, सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स की इफेक्ट में होता है, बराबर। उसके बाद हमने देखा था, जो अभी आप बोले, फोर्स के पहले डैम्प, जिसमें 2 फोर्स का इफेक्ट होता है, एक रिस्टोरिंग और एक, जिससे वजह से उसका नाम डैम्प हुआ, डैम्पिंग फोर्स। और फिर उसको सस्टेन रखने के लिए हम बाहर से एक फोर्स लगाते हैं, तो 3 फोर्स का इफेक्ट आता है,
रिस्टोरिंग तो होता ही है, डैम्पिंग भी होता है, और सस्टेन करने के लिए हम बाहर से एक फोर्स लगाते हैं, पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स। तो तीनों के कॉम्बिनेशन से जो ऑसिलेशन मिलता है उसको फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। सर आपको कैसे याद रहता है? हमें नहीं याद रहता है, तो इसके लिए मेरे को फोर्स याद होता है। एक फोर्स के इफेक्ट में हो वो नेचुरल है, सिंपल। दो फोर्स के इफेक्ट में हो वो, और थ्री फोर्स के इफेक्ट में हो वो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो इक्वेशन है ना, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, वैसा इक्वेशन। कैसा? सर ऐसा तो हमें नहीं पता है। इट इज सिमिलर टू या कंपेयरिंग विथ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, किसका बोला आपने? SHO, सिंपल हार्मोनिक, बराबर है। इसमें चार्ज आता है, उसमें ना, तो एक बोल तो ना, बोल रहे हैं एक्स या वाई डिस्प्लेसमेंट आता है उसमें। सो इट इज डी स्क्वायर, वेरी गुड, डी स्क्वायर वाई बाय प्लस, यहाँ पे क्यू है तो वाई तो आएगा, ये तो मेरे को पता होगा, बराबर है। ये तो બધું સિમ્પલ છે ને, અહીંયા ક્યુ હતું તો અહીંયા વાય આવ્યું, તો પછી આ ક્યુ છે તો વાય આવવાનું, આનું કંઈક સેટ કરવું પડશે, સેટ કરવામાં તો આપણે હોશિયાર છીએ। हाँ, सो ये हो जाएगा ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू, कंपैरिजन कीजिएगा तो हियर इट इज चार्ज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन चार्ज के टर्म में है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये भी सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है। इधर चार्ज आया, इधर चार्ज आया, इधर वाई आ गया, ये तो कंपैरिजन हो गया। यहाँ पे क्या बाकी बचा? एंड हियर इट इज सेम एज 1 by L। So comparison with that you get omega 0 square is 1 by, and omega 0 can be written as 1 by, ये फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस एंगुलर, या फिर कोई कोई बुक इसको बोलता है, जिसके न्यूमेरिकल तो हमने ऑलरेडी पहले ही खत्म कर दिए हैं, या इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज सेम एज दैट ऑफ द रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। So this can be a 2-mark question, बराबर। रो LC circuit, derive its differential equation and compare it with a simple harmonic oscillation। तो ये 3 मार्क में हो जाएगा, कंपैरिजन के साथ पूछेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ तक पूछेंगे तो 2 मार्क में पूछेंगे। ये अभी ये जो मैं करवाने जा रहा हूँ इसका 1/4 पार्ट हुआ है, 3/4 बाकी। आप इतना लिखिए तो हम आगे करवा। लास्ट स्टेप में जो लास्ट स्टेप में डी स्क्वायर क्यू હતું ને તેમાં એ પેલું સેકન્ડ લાઈન તમારે L અલગ હતું તો L નીચે C જોડે કેવી રીતે? અહીંયા L થી ડિવાઈડ કરી દીધું, અહીંયા L C થઈ જશે, આ L નીકળી જશે, આ તો 0 છે।
अच्छा, व्हाट अबाउट योर जीटी सर्वर? देखिए मैंने 5-7 पेपर जिन लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं या जिनका सबमिट हुआ है वो चेक किया है। આજુબાજુ બેઠા હોય ને બી બતાવવાનું તો હું પેપર લખું છું એટલે સપ્લિમેન્ટરી પેલું સ્ટેટસ સિમ્બોલ હોય, ઇટ્સ લાઈક ધેટ કે if my friend is taking 2 I should have to take 3। तो जितना पूछा है उतना लिखो। सप्लीमेंट्री ज्यादा लेने से मार्क आते नहीं है ज्यादा, कि मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस जो चेकिंग का है वो बोलता है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स who have taken 15-20 supplementaries, still mark 15-20 भी नहीं होते। तो किसी नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री पे मार्क डिपेंड करते नहीं है। और ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं कि जिन्होंने सप्लीमेंट्री ली ही नहीं होती है, जितना दिया उतने में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मार्क 45, 46, 47 हो। तो ये आपका प्रिडिक्शन है, वो थोड़ा निकाल दीजिएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि आप किसी को दिखाने के लिए लेते हो, मार्क में कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। सेकेंड थिंग इज दैट ये टेस्ट आपको बहुत सारा कुछ आइडिया दे देता है कि फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट in terms of everything, in terms of your preparation, in terms of your writing skill, in terms of your how you are explaining it। बराबर, ये सब आपको बहुत सारी चीजें बता देता है जो सीरियसली इसको देते हैं। इट्स जस्ट रिहर्सल, आपको पता चले। पहले तो क्या है कि आप लोगों को हैबिट ही नहीं है 2 साल से कि 2 आवर्स यहाँ पे बैठ के टेस्ट लिखने का, वो डेवलप करने में टाइम लगेगा। सो वी आर डेवलपिंग दैट, इसलिए आपको इंसिस्ट किया होगा कि जितने ऑफलाइन टेस्ट देने आ सके वो आना, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना, उसमें पहले आप सेट होना वो जरूरी है, क्योंकि आपने पहली बार मतलब 2 साल के बाद पहला ऐसा टेस्ट होगा जो दिया होगा यहाँ 2 आवर्स में। अभी तो वो 3 आवर्स का रखा नहीं था, 100 मार्क होता है तो 3 आवर्स का होता। सो आपको सेट करना पड़ेगा। कई सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनका राइटिंग में बहुत डिफरेंस आया होगा, राइटिंग में इन टर्म्स ऑफ हैंड राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, बराबर बहुत सारा डिफरेंस आया होगा, वो भी सेट करना होगा। तो आप जितने टेस्ट ज्यादा दोगे यहाँ पे ऑफलाइन, आई एम यूजिंग वर्ड ऑफलाइन, ऑनलाइन में तो कैसा देते हो आप जानते हो, बराबर। सो दैट विल हेल्प यू फाइनली। सेक्शन सी इजी है तो हाँ, उसमें भी आप वैरायटी देखो, जैसे सर ने भी आपको बात की होगी, ट्राई टू पुट each different choices that you can have in terms of options when we are talking physics के लिए हम बात करें हमारे सब्जेक्ट की, so it can be a 3 type of the options which can be given। थियरी के ऑप्शन में थियरी आता है, न्यूमेरिकल के ऑप्शन में न्यूमेरिकल आ सकता है, थियरी के ऑप्शन में न्यूमेरिकल आ सकता है। so we try to give you each। तो आप एक कोलिनियर थिंकिंग ना रखो कि भाई ऑप्शन में थियरी ना ऑप्शन में थियरी जावे, न्यूमेरिकल ना ऑप्शन में थियरी आवे। ऐसा थिंकिंग आपका डेवलप नहीं करना था, नहीं होना ही चाहिए, इसलिए ये रखा था। पेपर सेट करने में भी हमें टाइम लगता है, वी मेक सम डिस्कशन देन वी प्रिपेयर दिस पेपर फॉर यू, बराबर। एंड अदर थिंग इज दैट आपने देखा होगा कि वो 4 मार्क के जो क्वेश्चंस थे सेक्शन सी में, 2 क्वेश्चन थे, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन चैप्टर 6 का पूछा था उसमें 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे होंगे। एक में मोस्टल ईएमएफ का डेरिवेशन पूछा होगा, उसमें एप्लीकेशन से एडी करंट्स के, तो ऐसा भी क्वेश्चंस आता है, इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन भी उसका भी प्रैक्टिस करवाया है। और आप जितने जीटी दोगे वो आपको पता चलता जाएगा कि वैरायटी कितनी होती है क्वेश्चंस की, आपको सबके लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है।
ઘણાને એવું થયું હોય કે સેક્શન સી આવડતું હોય, ઘણાને सेक्शन बी आवड़તું હોય. जो लोग को सेक्शन सी अच्छे से आता है दे ट्राई टू मेक इम्प्रूवमेंट इन सेक्शन ए एंड बी. जिसको ए बी अच्छे से आता है वो सी में, जिसको कुछ नहीं आता है वो तीनों में इम्प्रूव करो. बराबर, कंप्लीटेड. चलिए, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑनलाइन में खत्म हो गया ना भाई. कुछ पूछना है, डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर. कंप्लीट कीजिए चलो जिसका बाकी है. चलिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका सॉल्यूशन होता है. बराबर, जैसे कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन होता है, वैसे हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है. We derive the differential equation for this LC circuit, which you have written d square q by dt square plus q by LC equal to 0. And by that you have considered that differential equation is in terms of variable. तो जो सॉल्यूशन आएगा वो भी चार्ज के टर्म में आएगा. अभी इसके लिए थोड़े बेसिक्स आपके जो आप जानते हो. बराबर, अपने चैप्टर 14 में शायद मैंने आपको बताया होगा, मैंने या सर ने या ना कुछ किसी ने भी, कि जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो आइदर साइन का फंक्शन होता है, आइदर कोसाइन का फंक्शन होता है, आइदर द कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और कॉस. बराबर, ये हो सकता है तीनों में से. बराबर, अभी हमें इसमें से कौन सा चूज करने का, साइन लेने का, कॉस लेने का, या कॉम्बिनेशन लेने का, ये पहले चूज सिलेक्ट करना पड़ेगा. 3 ऑप्शंस वी आर हैविंग. तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से वेरिएबल के टर्म में आया, चार्ज के टर्म. चार्ज के बारे में आपको ये सर्किट में क्या जानकारी है, जब टाइम t इक्वल टू 0 था तब चार्ज क्या था. अभी आप बता सकते हो कि विच फंक्शन विल टेक कॉस, ऑब्वियसली क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पे कॉस ही मैक्सिमम होता है. बराबर, अगर यही क्वेश्चन को मैंने टाइम t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 लेके सॉल्व किया होता देन इट विल बी अ, and if it is some other value of charge other than 0 other than maximum then you will take. बराबर, सो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम. चलिए, सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज. जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन आता है q. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट वी हैव टेकन एट टाइम t इक्वल टू 0. क्या फंक्शन डिसाइड किया हमने, थीटा बोलो, फाई बोलो, चॉइस आपकी है, जो भी बोलना है. फाई बोलो तो भी चलेगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. फाई बोलना है तो फाई बोलो. दिस इज अ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ चार्ज. अभी इसमें हमारे पास पहले कौन कौन अननोन है पहले वो देख लेते हैं. चलिए, Q0 है वो तो मैक्सिमम चार्ज है, एंड दैट इज एट व्हाट टाइम, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस एज अ कोसाइन फंक्शन. बराबर, ओमेगा 0 की जानकारी है आपके पास, जिसका फॉर्मूला आपने लिखा 1/. बराबर, तो आपके पास जो अननोन है, गेटिंग माय पॉइंट, पर इसके लिए आपके पास बाकी के दो वैल्यूज की जानकारी है. ये इक्वेशन में इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं जो हमने सॉल्यूशन लिखा. एट टाइम t इक्वल टू 0 चार्ज का वैल्यू क्या है, दैट इज पुट दैट इन इक्वेशन 1. सो व्हाट कैन आई पुट इंस्टेड ऑफ q, q0. RHS में ऑलरेडी q0 है, टाइम की जगह पे क्या रखा, तब आपको चार्ज q इक्वल टू q0 मिला. तो ये पूरा टाइम तो 0, बाकी क्या बचा, q0 गेट, दैट मींस cos phi इज इक्वल टू, cos phi 1 कब होता है, phi इज इक्वल टू, तो जो हमारा अननोन था वो मिल गया हमें. ठीक है, सो फाइनली दिस इक्वेशन 1 विल बी, आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ q phi इक्वल टू 0, दैट सॉल्यूशन विल बिकम q इक्वल टू q0 ओमेगा 0. ठीक है, ये किसका आया, हमने कौन सा सर्किट लिया है जिसमें कितने कंपोनेंट्स है,
जिसमें कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो उसका फॉर्मूला क्या, वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज तो आ गया हमारे पास। दूसरा कौन सा कंपोनेंट है, वो जो एनर्जी स्टोर करता है उसका फॉर्मूला वो किस पे डिपेंड करता है, करंट भी लाना पड़ेगा, चार्ज है तो करंट भी लाना पड़ेगा, करंट की जरूरत तो है। I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो तब लेने का जब Q कांस्टेंट हो। हियर Q इज अ फंक्शन ऑफ cos સાથે શું છે, ઓમેગા સાથે શું છે, છેલ્લે t તો આવે જ। when the Q is a function of t and we want to find out the current, तो क्या करने का, I is equal to dq by dt करने, dq by dt करेंगे, लेकिन ये सर्किट के लिए हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि चार्ज स्टार्ट एंड करंट स्टार्ट, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन I as, पहले ही लिया था ना। चलिए, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई क्यू, क्यू इज ठीक है। चलिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन कौन सा है, वैल्यू क्या है, पहले फंक्शन का करेंगे। सो आई विल बी, Q0 तो कांस्टेंट है, वो परेशान करेगा, आगे निकाल लो। कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस विथ व्हाट वैल्यू, अभी वैल्यू क्या है, उसका डी बाई डी टी करेंगे तो माइनस माइनस ओमेगा 0 को आगे ले लो, तो आई इज इक्वल टू साइन ओमेगा 0, हमने जो टर्म में लिखा है cos पर આગળ શું છે, તો ભાઈ અહીંયા जैसे तो है आई, બરાબર, બાકી આને ખોટું લાગી જાય, બેને સેમ લાવવાનું, હા। સો I is equal to I0 sin omega 0 of, because we assume that I0 has omega 0, बराबर है। तो इसका सॉल्यूशन मिल गया, एक चार्ज के टर्म में एक। सर आपको कैसे याद रहा कि चार्ज और करंट दोनों लाने का, क्योंकि मेरे को दोनों का फॉर्मूला पता था एनर्जी स्टोर का, जो मैंने आपको समझाया, क्यू स्क्वायर बाई 2c में क्यू चाहिए और हाफ एल आई स्क्वायर में। सर अभी आपने तो बोला था कि इसका नाम एलसी ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, हुआ है ना, हमने जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया, इसको किसके साथ कंपेयर किया था, सिंपल हार्मोनिक, सो ऑसिलेशन हुआ। किसका ऑसिलेशन हुआ, चार्ज का हुआ। किसके बीच में हुआ, कौन से दो कंपोनेंट के बीच में, इंडक्टर एंड, इट इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। कैसे, तो पहले मैं लिखता हूं, आप बताइए मेरे को। यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको इंडिविजुअली 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलसी सर्किट, देन यू टू राइट डाउन दिस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू एंड डिराइव इट्स सॉल्यूशन। आपको यहाँ तक डिराइव करना रहेगा। आपको 4 मार्क का पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ड्रॉ एलसी सर्किट, डिराइव इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑब्टेन इट्स सॉल्यूशन। तो यहाँ का पहले से लिखा वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आईएमपी क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, ऐसा एक न्यूमेरिकल आएगा ही। हाँ, टिक कर लो। चलिए, तो फिर अभी आगे एलसी ऑसिलेशन जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो पहले हम लिख देते हैं। 2 कंपोनेंट है, उसमें एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, पहला बताइए, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए मैं इसको यूई बोल रहा हूँ। दिस इज इन टर्म्स ऑफ, इसलिए यूई बोला है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, क्या क्या બધા बोलो ना, इट इज हाफ, दैट इज इन टर्म्स ऑफ। चलिए, जिसमें से हमें देख के ये पता चल गया कि भाई जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है वो चार्ज पे डिपेंड करता है, जिसका इक्वेशन
Q0 cos ओमेगा 0t है। Q0 तो ठीक है, उसका मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ, वो कोसाइन के हिसाब से अपना वेरिएशन लेगा। और जो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है, और करंट किसका, साइन का फंक्शन है, तो वो साइन के हिसाब से अपना वेरिएशन लेगा। बराबर है। तो हम अलग अलग वैल्यूज रखते जाते हैं टाइम की, जिसके हिसाब से हमें किसका वैल्यू मिलेगा, कॉस एंड साइन के हिसाब से हमें किसका वैल्यू मिलेगा, चार्ज एंड, चार्ज और करंट के हिसाब से हमें यूई और यूबी का वैल्यू। तो देखते हैं क्या हो सकता है। बराबर है। इसके लिए आपको मेरे को पहले वो वन ऑसिलेशन का थोड़ा जानकारी देना पड़ेगा, जो आप जानते हो। मैं आपको जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो आपके लेवल के ही पूछता हूँ, कोई रॉकेट साइंस के क्वेश्चन आपको मैं पूछता नहीं हूँ, जैसे कभी पढ़ा ही नहीं है। मैं आपको सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन पूछता हूँ। आप બધા એવું જોવે કે સરે કંઈક બીજું જ પૂછી લીધું હોય यूनिवर्सની બહારનું, તમે જે ભણ્યા હોય એ જ પૂછું છું હું તમને। एक ऑसिलेशन होता है, तो उसके कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, जिसका वैल्यू टी होता है। एक ऑसिलेशन में एंगल कितना चेंज होता है, फैन को याद रखने का, एक ऑसिलेशन मतलब एक रोटेशन, दैट इज 2 पाई रेडियन। एग्री। एक ऑसिलेशन को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, हमने पहले भी किया था। सो इट इज, we start with 0, then we will take t by 4, then we have taken t by 2, and ये एंगल તમે બોલ્યા 2। हाँ, तो अभी एंगल भी बोल दीजिए। 0 टाइम तो एंगल 0, t by 4 पे 2 पाई को 4 पार्ट में डिवाइड कर देना का, इट इज પછી 5 by 2 પછી पाई પછી एंड देन कितना याद है तो अच्छा है। सपोज आई एम टेकिंग टाइम t इक्वल टू, याद नहीं रहता है, दिक्कत आती है अभी भी याद रखने में, खुद को ऊपर लिख लेने का, मतलब इतना तो याद रहेगा ना, t is 2 पाई रेडियन हमने किया उसका t बाई 8। तो फिर जो एंगल मिलेगा, एंगल मतलब कहाँ पे, ये किसके साथ है, साइन किसके साथ है, यहाँ पे किसके साथ है, पर क्या एंगल क्या, ओमेगा 0 टी का वैल्यू कितना मिलेगा t बाई 8 पे, ओमेगा 0 टी रिप्रेजेंट्स एंगल, ये कितना किया t बाई, t इज व्हाट एंगल, इसका 2 पाई बाई 8 करो। गेटिंग। पहले हम 0 से स्टार्ट करते थे, अच्छी जीरो। अगर टाइम 0 होगा तो ओमेगा टी इज ऑल्सो इक्वल टू, हाँ, इसका इक्वेशन हमने चार्ज का और करंट का, करंट डिपेंड करता है साइन पे, और दैट डिपेंड्स ऑन, अगर ओमेगा टी का वैल्यू 0 हो गया तो cos ओमेगा 0 टी कितना होगा, 1 होगा। तो फिर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, अगर चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन चार्ज। गेटिंग। एट दैट टाइम साइन ओमेगा 0 टी बिकम्स, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 हो गया तो करंट एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर बिकम्स, बराबर। जो हमने टाइम t इक्वल टू 0 पे सर्किट जब स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बोला था चार्ज इज मैक्सिमम, व्हाई, बिकॉज कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज एंड इंडक्टर इज टोटली डिस्चार्ज, उसके पास एनर्जी था ही नहीं। बराबर। तो ये कंडीशन ऐसा हो गया, इसको अगर आपको ड्रॉ करना है दिखेगा, तो आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो सर्किट को कि ये कैपेसिटर हो गया जिसके पास फुल्ली चार्ज है, बराबर है, और जो इंडक्टर था उसके पास कुछ है ही नहीं एनर्जी। गेटिंग। दिस इज द इनिशियल कंडीशन फ्रॉम we started. Now time start increasing. We will not take discrete value of time, we will take some fixed values of time, fixed interval। जो हमने टाइम t इक्वल टू 0 लिया, नाउ वी विल टेक एट टाइम t इक्वल टू t बाय, दैट मींस ओमेगा 0 t एट दैट टाइम विल बिकम, हमें तो दो ही वैल्यू चेक करनी है, एक साइन और एक, ओमेगा 0 t इज पाई बाय 4 रेडियन,
देन एट दैट टाइम cos ओमेगा 0 t, ओमेगा 0 t की जगह पे क्या डालोगे? cos pi by 4 इज, ठीक है, एंड sin ओमेगा 0 t, cos एंड sin बिकम्स इक्वल, क्योंकि एंगल पाई बाय 4 है, मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इक्वल हो जाएगा, बराबर है। तो हमने जब स्टार्ट किया था तब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, इंडक्टर टोटली डिस्चार्ज था, टाइम इंक्रीज हुआ वैसे चार्ज, करंट, टाइम t इक्वल टू t बाई 8 पे ऐसा कंडीशन आ गया कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर बिकम्स, मतलब कैपेसिटर ने अपना आधा एनर्जी उसको चार्ज कर दिया, मतलब अभी ऐसा हो गया। इसमें कितने एरो बताए हैं कैपेसिटर में? अभी कितना हो गया उसका? 2 एरो बताएंगे। એવું કોઈ એરો કે ગણેલા ના હોય, આ તો ખાલી આપણે यार તમારે 8 बताओ तो 8 बताओ, डिजाइन તમારે કરવાની છે। इसके पास पहले एनर्जी था ही नहीं, अभी थोड़ा एनर्जी बता देंगे। ये जो एनर्जी स्टोर करता है वो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में करता है, इसलिए इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी वापस 0 t बाई 8, देन नेक्स्ट विल बी, और अभी जगह नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा, फिर हम बताएंगे। શું પટેલ? હવે તો તમારું ને? ચલો ભાઈ લખી દે ને, પછી બધા તારી સામે જોવે છે। ફેન કરવો હોય તો કરજો, પણ છે ને સ્પીડ 3-4 રાખજો, કારણ કે હેલિકોપ્ટર જેવો ફરે છે, અવાજ બહુ આવે છે, રેગ્યુલેટર નહીં ચાલતું તો નહીં કરવાનું, શું કરવાનું? દેવરાજ દેખાય છે ભાઈ કે આ બ્લુ પેન માં તકલીફ થાય છે? બ્લુ પેન માં ને આપણે રાખી દઈએ બ્લુ। Q equal to Q charge, equation 1। you are having any doubt then you are free to ask। समझ में भी नहीं आता है तो हम 2 बार 3 बार समझाएंगे, लेकिन सबको समझ में आना चाहिए, दैट इज मस्ट।
अभी आपका जो नेक्स्ट फिजिक्स का वीकली टेस्ट आएगा वो कौन से चैप्टर का आएगा? पार्ट 2 आएगा ना, 1। तो फिर पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड हो जाएगा ये। और जो JEE नीट आएगा वो पता है कि नहीं पता है? इट विल बी ऑफ 1 to 6 हो, 1 2 3 4 5 6। તમને શેડ્યુલ નથી મોકલ્યું ગ્રુપ માં? ધ્યાનથી જોજો. The reason to put 1 to 6 chapter in JEE and NEET is that you already have given the GT of chapter 1 to 6, where you have prepared chapter 1 to 6 thoroughly, those who are preparing for boards. But those who are preparing for competitive exam, they are also have also prepared for this competitive 1 to 6 chapter for competitive exam. तो फिर क्या होगा कि आपने बोर्ड का तो 1 to 6 का दे ही दिया, तो उसके साथ साथ JEE नीट हो जाए तो 1 to 6 का पूरा काम ही खत्म हो जाए ना, बोर्ड के लिए हो गया, JEE नीट भी हो जाएगा. That is the reason why we put 1 to 6 chapter in JEE and NEET. मे बी रवि सर आपको जो अभी प्रैक्टिस करवाएंगे जब भी, वो भी 1 to 6 के ही करवाएंगे सारे. चलिए, हो गया, बाकी है? चलिए, अभी जिसका थोड़ा बाकी है वो रेस्ट कीजिए, तो फिर हम आगे का ये कंप्लीट कर ही देते हैं. अभी थोड़ा सही क्वेश्चन बाकी है. हमने 2 टाइम इंटरवल तो ऑलरेडी ले लिए. 0 से स्टार्ट किया था, was the first time interval that we have taken. Then we go to time t equal to t/8. नेक्स्ट कौन सा टाइम इंटरवल आएगा? 0 થી t/8 જવાનું. હજી t/8 એડ कर दो. It will be t by, at that time the angle will become pi/2. ठीक है, हमारे पास एक साइन का फंक्शन था, एक कोसाइन फंक्शन था. ओ बस cos omega 0t. Now omega 0t is cos pi/2 is, the charge becomes, the energy stored in a capacitor becomes, that means capacitor is fully discharged. बराबर है. But at that time sin omega 0t is, so current becomes, that is I0. Current becomes I0, then the energy stored in the inductor becomes, मतलब जितना एनर्जी कैपेसिटर के पास था वो सब, कैपेसिटर हैज फुल्ली डिस्चार्ज एंड इंडक्टर हैज फुल्ली चार्ज. उल्टा हो गया पूरा काम. तो अभी कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी बचा ही नहीं, तो एरो नहीं बताओगे तो चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. बराबर है. बट द इंडक्टर हैज स्टोर्ड full energy that is given by the, बराबर है. अभी जो फैक्ट इंटरेस्टिंग होता है, पहले कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तो वो डिस्चार्ज हो रहा था, उसने इंडक्टर को चार्ज किया. टाइम t/4 पे ऐसा कंडीशन आया कि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज होकर इंडक्टर को फुल्ली चार्ज कर दिया. और आगे टाइम लोगे, टाइम इंटरवल, दिस विल स्टार्ट एंड द कैपेसिटर विल चार्ज. तो वो ऐसे नहीं होता है, वो तब होगा जब कैपेसिटर अपना पोलैरिटी रिवर्स कर देगा. कैपेसिटर विल रिवर्स इट्स
पोलैरिटी रिवर्स करेगा मतलब जो प्लेट पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो polarity of plates of capacitor get reversed. That means now this becomes positive charge and this becomes, and now capacitor starts charging and inductor starts. फिर से अगर आप 3-4 टाइम इंटरवल लोगे तो फिर वापस ऐसा एक कंडीशन आ जाएगा जब कैपेसिटर वापस फुल्ली चार्ज हो जाएगा, इंडक्टर फुल्ली, फिर से वो रिवर्स हो जाएगा पोलैरिटी, फिर से कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, इंडक्टर स्टार्ट हो जाएगा चार्जिंग। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता ही रहता है। ये जो हमने करवाया चार्जिंग डिस्चार्जिंग दैट इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज, हमारा रेफरेंस तो चार्ज ही था, डिफरेंशियल इक्वेशन भी चार्ज के टर्म में आया। सो द चार्जेस गेट ऑसिलेटेड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ वाया, that fact is called LC oscillation, उसको LC oscillation बोला जाता है। In case of LC circuit, charge oscillates between the two plates of wire, that is called the LC oscillation, जो मैं आपको अभी लिखवा दूंगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। आपका टेक्स्ट बुक निकालिए तो उसमें भी क्या दिया हम आपको बता देते हैं। टेक्स्ट बुक होगा ना, फिजिक्स 12 पार्ट 1 का टेक्स्ट बुक निकालिए, उसमें चैप्टर 7 है एसी सर्किट का, जो सबकी टेक्स्ट बुक में दिया होगा। उसमें हम बात कर रहे हैं टॉपिक एलसी सर्किट की, एलसी ऑसिलेशन। जो मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 255 पे दिया है, पेज नंबर 255। आई डोंट नो अबाउट योर टेक्स्ट बुक, किसी किसी का वो एडिशन अलग होगा। तो देखो उसमें आपको ये पहले हमने जो समझा वैसा एक सर्किट दिया होगा फिगर 7.18 में, इज इट देयर, जिसमें कैपेसिटर आपको देख सकते हो फुल्ली चार्ज है और फिर वो इंडक्टर, उसमें आपको 7.40 एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिया है, ऑब्टेन्ड इट। फिर उसके नीचे उसका कंपैरिजन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के साथ करवाया है। उन लोगों ने एक्स लिखा, हमने वाई लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके नीचे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन लिखा है, इज इट देयर। फिर उसका सॉल्यूशन लिखा है, मैंने Q0 करके करवाया, इन लोगों ने QM लिखा है, खाली नाम बदला है, बराबर। फिर पीछे आपको करंट का इक्वेशन दिया है, IM sin ओमेगा 0 t, हैव वी डिराइव्ड इट, यस। फिर आपको एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला दिया है, बराबर है। फिर उन लोगों ने वो टाइम इंटरवल नहीं लिया है, मैंने आपको टाइम इंटरवल लेके हर एक स्टेप समझाया है। वो नीचे उन लोगों ने डायग्राम में दिया है, देखो फिगर ए दिखाया है, उसमें आपको दिखा है टाइम t इक्वल टू 0 जब कैपेसिटर क्या है, फुल्ली चार्ज है, और इंडक्टर है उसके पास कोई चार्ज एनर्जी नहीं है। जैसे थोड़ा टाइम हुआ, कितना टाइम, t/8, दोनों के पास एनर्जी इक्वल आ गया। तो देखो कैपेसिटर में 2 एरो आ गए, इंडक्टर में भी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गए। फिर टाइम t इक्वल टू t/4 हुआ तो कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी रहा ही नहीं, पूरा एनर्जी इंडक्टर के पास हो गया। फिर एक आगे दिखा है, वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं, इतना मोर देन इनफ है, आगे लिख देंगे तो चलेगा। बट दिस पॉइंट इज नीडेड टू मेंशन, पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर गेट रिवर्स्ड। एंड द सेकंड थिंग इज दैट उसको नीचे कंपेयर किया है कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम के साथ। दैट सिस्टम इज नथिंग बट द सिस्टम ऑफ ब्लॉक अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। स्प्रिंग जो एनर्जी स्टोर करता है उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल। ब्लॉक जब मोशन करता है तो जो एनर्जी आता है वो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है आपको, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप देखो जो ए डायग्राम दिया है उसके नीचे देखो, जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग उसको स्ट्रेच किया है, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग किया है, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग किया है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया, और वो टाइम पे ब्लॉक मोशन में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी 0। थोड़े टाइम के बाद स्प्रिंग अपने
नॉर्मल पोजीशन में वापस आने का ट्राई करेगा, ब्लॉक मोशन में भी होगा, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का भी कुछ वैल्यू होगा, काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ वैल्यू होगा, एज सिमिलर दैट कि कैपेसिटर और इंडक्टर के पास इक्वल एनर्जी था। फिर थोड़ा टाइम होगा कि जो स्प्रिंग है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, जैसा हमने किया था कि कैपेसिटर का एनर्जी 0 हो जाएगा, इंडक्टर का फिर वापस वो अंदर जाएगा। तो फिर से हमने जो बोला कि नाउ इंडक्टर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग एंड कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग, बस वही आपको नीचे कंपैरिजन दिया है। ના એ ફૂલ્લી ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયું ત્યારે એની પોલારિટી ચેન્જ થઈ, હવે એ ચાર્જ થયા કરશે, પછી પાછું ફૂલ્લી ચાર્જ થશે પછી પોલારિટી બદલશે, એટલે તું કહે છે બરાબર છે। गेटिंग? अभी एक ऑब्वियस क्वेश्चन जो आता है, जो मेरे को आपको पूछना है, और या आपको मेरे को पूछना चाहिए था कि वो आप लोगों ने मेरे को पूछा नहीं। अच्छा, और वो ये एक टेबल भी दिया है, ये आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। राइट द एनालॉजी बिटवीन द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, जो हमने ऑलरेडी आपको एलसीआर सीरीज एसी सर्किट में करवाया होगा कि मास इज सेम एज इंडक्टेंस, फोर्स कांस्टेंट इज 1/c, डिस्प्लेसमेंट इज चार्ज, वेलोसिटी इज करंट, मैकेनिकल एनर्जी, वो करवाया होगा आपको, आई थिंक सो मैंने। हाँ, बस वही है। अभी ये क्वेश्चन की सर ये चलता ही रहता है ये पूरा प्रोसेस, तो फिर वर्ल्ड में अगर एनर्जी अपने आप प्रोड्यूस होती रहती है तो फिर एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट क्या? Why should we put batteries? Why should we use AC source if we already having this LC circuit? इसमें कोई सोर्स की जरूरत ही नहीं है, हमने देखा इसमें कोई सोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करके रख दो, वो अपना काम करता रहता है, तो फिर सोर्स की रिक्वायरमेंट क्या? Why should we have to keep source whether it is AC or DC? तो यहाँ पे जो वर्किंग होता है वो कैपेसिटर और इंडक्टर में होता है। कोई सिस्टम परफेक्ट होता, कैपेसिटर जब एनर्जी स्टोर करता है या फुल्ली चार्ज होता है, जब वो वापस फुल्ली चार्ज होगा इंडक्टर में से, जब वो चार्ज लेगा, तब उसका एफिशिएंसी 100% नहीं होता, थोड़ा सा एनर्जी चला जाता है, हीटिंग के टर्म में जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट के टर्म में चला जाता है। तो पहले जितना हमने चार्ज लिया होगा 100% चार्ज जब सर्किट स्टार्ट किया, फिर वो वापस जब फुल्ली चार्ज होगा तो 100% एनर्जी को वापस स्टोर नहीं कर पाएगा, इट विल बी समथिंग अराउंड 90-80% डिपेंडिंग। ऐसे ऐसे थोड़ा एनर्जी इसमें भी लॉस होता है, किसके टर्म में? हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। तो ये सिस्टम को, ये पर्टिकुलर सर्किट को भी फिर से चार्ज करना पड़ता है। सर फैन चालतो है, स्पीड कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रिशियन आके क्या बोलता है? कैपेसिटर खराब हो गया। तो कैपेसिटर का भी एक कैपेसिटी होता है, तब तक वो वर्क करता रहता है, फिर उसको बदलना पड़ता है। वायर नो भी रेजिस्टेंस हो एग्जिट। Yes, can be considered to be a damping, but the damping is very small as comparison, so we cannot, we are not taking that in terms of. Otherwise, it is same as you are correct. તો ને જે કીધું એ બરાબર કીધું, તો સર આને ડેમ્પિંગ ના લેવાય, જે તે મને પોઈન્ટ કીધો ને કે સર વાયરનો રેઝિસ્ટન્સ હોય, resistance is same as damping, so can we take this as a damping, but it is very nominal, that we are not taking, otherwise it will be same as damping. Are you clear with this entire theory? Yes. ये पूरा क्वेश्चन देखने जाओ तो 8 या 9 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो इसमें पार्ट्स करके पूछते हैं आपको, बराबर। जो मैंने एक पार्ट आपको समझाया कि ड्रॉ एलसी सर्किट एंड डिराइव इट्स, राइट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलसी सर्किट एंड राइट डाउन इट्स, obtain its solution, writing the solution of the third question, writing the solution of charge and current of explain LC oscillation। तो ये क्वेश्चन हो गया 3 मार्क, बराबर है। इसमें से अलग अलग पूछ सकते हैं, दैट यू कैन राइट। कंप्लीट करो इसको, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। It almost takes 1 hour to complete this theory.
थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में से आपको रीड करवाना है, और जितने क्वेश्चंस बाकी है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। आप याद करके बताइएगा कौन कौन से क्वेश्चन बाकी है। एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज में से हमने कोई बाकी रखे हैं? और असाइनमेंट में कुछ बाकी है क्या? तो कंप्लीट कर देते, आज 7 चैप्टर का काम खत्म हो गया। कल तो आपका ऑनलाइन आएगा ना, कल वेडनेसडे 12 to 1:30 में आएगा ना, तो टुमारो विल स्टार्ट विथ ईच चैप्टर। If we want, we can complete this theory. I can complete this theory in 30 minutes also. Even 15 minutes में भी करा हुआ तो कराई, but I can complete it. We cannot. હું સમજાવી દઉં પણ તમારે બી સમજવાનું. Better it takes half an હજી આના કરતા બી વધારે ટાઈમ લાગે તો ચાલે, પણ ખબર પડવી જોઈએ. સિલેબસ પતાવવાનો છે અને સિલેબસ ભણાવવાનો છે. ઇટ્સ ટુ ડિફરન્ટ થિંગ. આપણે પતાવવો નથી, આપણે ભણાવવું છે. હા, चलिए, आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 255 वो डायग्राम के नीचे कुछ दिया है, उसको हम एक बार रीड कर देते हैं, तो इसका काम खत्म हो जाता है. कीप योर पेंसिल विथ यू. तो जो अंडरलाइन करना होगा मैं करवा दूंगा आपको. रीड कीजिए. पेज नंबर 256. कयो मंगाऊ? टाइम्स ऑफ इंडिया, गुजरात, संदेश. पेज नंबर 256 डायग्राम 7 फिगर 7.19 પછી જે પેરેગ્રાફ આપ્યો છે આખો આપણે રીડ કરવાનો છે. As the current increases, it sets up a magnetic field in the inductor, and thereby energy gets stored in the inductor in the form of magnetic energy. हाँ, तो जब हमने टाइम t इक्वल टू 0 पे सर्किट को क्लोज किया तब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, तो उसने डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर दिया और उसने इंडक्टर ने चार्ज होना स्टार्ट कर दिया. किसके टर्म में? वो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में. और ये U of V is equal to half I square. As the current reaches its maximum value, I maximum, and T is equal to P by 4, as in figure 7.98. All the energy is stored in the magnetic field. U of V is equal to half Li maximum square. You can easily check that the maximum electrical energy equals to the maximum magnetic energy. हाँ, वो you can easily check that the maximum energy stored in a capacitor, that is inductor, and the capacitor are same. तो आप पहले मेरे को फॉर्मूला बताइए. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर? यूई मैक्स क्या बात कर रहे हैं? तो आप पहले यूई का फॉर्मूला बता दीजिए. क्यू स्क्वायर बाई 2c. तो मैक्सिमम मतलब क्यू 0 स्क्वायर बाई 2c हो जाएगा. ठीक है, तो दाइजे भाई कर दो कर दो कर दो, ये पता हो बच्चों को. ओके, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर? हाफ एल इसको, लेकिन मेरे को मैक्सिमम वाला चाहिए. आर यू हैविंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट I0? हमने किसी को अज्यूम किया था. डालिए इधर हाफ एल. डू यू नो इंफॉर्मेशन अबाउट ओमेगा 0? तो उसका स्क्वायर करेंगे ना. दिस इज Q0 स्क्वायर बाय
That's why they are telling that the maximum energy stored in the capacitor and maximum energy stored in inductor are same. And I think so मैंने एक example बाकी रखा है that is regarding this only. तो मैं करवाता हूँ अभी. बराबर आपको ऐसा पूछते हैं, नीट ने क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि in case of LC circuit at what time the energy stored in a capacitor and inductor is equal at T by 8. At what angle this happens? Very good. If you want to write down this, you can write it down. This steps if you want to put. Even when you have written this UB max, जहाँ पे आपने लिखा है वहाँ पे भी आप ये वैल्यू डाल सकते हो, half L I0 square. I forgot to put it. You can. नहीं रखोगे तो भी चलेगा, रखोगे तो भी चलेगा, चॉइस आपका है. जहाँ पे मैंने UB max रखा है वहाँ पे आप half L I0 square लिखिए, और जहाँ पे मैंने UE max लिखा है वहाँ पे आप Q0 square by 2C लिखिए. Completed? Written? Yes, चलिए. ये लखी दे. ભાઈ એક જ વાર લખવાનું છે, બીજી વાર ઘરેથી લખવાનું હોય. कैपेसिटर का चार्ज तो चला गया ना सब, किसके पास चला गया? શું બોલે ફરીથી બોલ. The current now starts charging the capacitor. This process continues till the capacitor is fully charged. हाँ, फिर ये प्रोसेस वापस उल्टा हो जाएगा. इंडक्टर है वो डिस्चार्ज होता जाएगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा जब तक वापस कैपेसिटर फुल्ली चार्ज ना हो जाए. But it is charged with a polarity opposite to its initial state. That what I have explained you. Then when it is fully discharged, it changes its polarity. When वापस वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब भी वो अपना पोलरिटी रिवर्स कर देगा. The whole process just described will now repeat itself till the system reverts to its original state. Thus the energy in the system oscillates between the capacitor. तो जो एनर्जी होता है वो तो फिक्स रहता है. आपने जितने एनर्जी का कैपेसिटर रखा होगा वो एनर्जी तो फिक्स रहेगा, लेकिन वही कैपेसिटर में से कम होके इंडक्टर में चला जाएगा, वापस इंडक्टर में से कम होके वो 5 जूल का एनर्जी दिया होगा तो वो 5 तो फिक्स ही रहेगा. आइदर वो पूरा कैपेसिटर के पास, या फिर आधा आधा, या फिर कोई प्रपोर्शन में, या फिर पुल्ला ये इंडक्टर के पास फिर वापस होता रहेगा, पर टोटल एनर्जी रिमेन्स फिक्स, पर उसका ऑसिलेशन होता रहता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन. ये अंडरलाइन कीजिएगा आप कि द टोटल एनर्जी रिमेन्स फिक्स बट इट ऑसिलेट्स बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर. The LC oscillation is similar to the mechanical oscillation of a block attached to the spring. Underline कीजिएगा. This can also be asked to you in objective. LC oscillation is same as that of the oscillation of a block attached to a spring. जो मैंने आपको समझाया, जिसमें एनर्जी वेरिएशन होता है, इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है. उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का वेरिएशन. The lower part of each figure in figure 7.19 depicts the corresponding stage of the mechanical system. वो आपको हर एक डायग्राम के नीचे दिया होगा. You can see it. हर एक डायग्राम जो LC वाला बताया है उसके नीचे आपको स्प्रिंग और ब्लॉक वाला भी बताया होगा.
डॉटेड लाइन है वो इनिशियल कंडीशन है स्प्रिंग के केस में. So if they want to make paper difficult, they will ask you that compare the LC oscillation with the oscillation of a block attached to the. તો પછી તમારે આ બધા ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીને બતાવવા પડે. બરાબર. हम कोई भी टॉपिक को कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते. हर एक में से कुछ ना कुछ तो बचता ही है. बराबर है. As noted earlier, for a block of a mass m oscillating with frequency omega naught, the equation is d square by square x by magnitude of time square plus omega. Oh, d square x by dt square. બે ભૂલ પકડાયેલા કરતા પૂરું જ કરી દેવાનું. ઝીરો માં તો ભૂલ આવે નહીં. हाँ, नीचे उसका कंपैरिजन दिया है कि ओमेगा 0 इन केस ऑफ स्प्रिंग. तो अगर आपको ये कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछते हैं तो डायग्राम के साथ साथ अभी जो हम डायग्राम ये पैराग्राफ रीड करने जा रहे हैं जिसमें कंपैरिजन के पॉइंट्स बताएंगे वो भी आपको लिखना जरूरी होता है. अभी मैं जो आपको पैराग्राफ रीड करवाने जा रहा हूँ वो. एक मिनट, હવે તું થાકી ગયો. ચલો પટેલ. ओमेगा 0 इज अंडर रूट ऑफ k by m. આપણે પહોંચ્યા છીએ ત્યાંથી તમારે રીડ કરવાનું. Should I make a table for you or you can prepare it yourself? आप जैसे नीचे एक टेबल दिखाया है कि मैकेनिकल क्वांटिटी या सिस्टम और उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम. तो मैकेनिकल सिस्टम में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है वो ओमेगा 0 इज अंडर रूट ऑफ k by m होता है. Where here it becomes 1 by root. If you want, you can make it. I will give you the point. बना दीजिए आपके बुक में अभी. Mechanical system must be at the left side, at the left column. कंपैरिजन के पॉइंट हम लिख रहे हैं. बायोलॉजी वाले ज्यादा जानते हैं इसके बारे में, वो ज्यादा उसमें. Mechanical system and the at the other part of this line you will put a electrical system. So first, एक मिनट, फर्स्ट कंपैरिजन आपका आएगा मैकेनिकल सिस्टम में होगा डिस्प्लेसमेंट y. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. डिस्प्लेसमेंट. और वही इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कंपेयर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज q. वेरी गुड. પાઠ કર્યા. લેફ્ટ સાઈડ ઉપર પેલો પોઈન્ટ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ y લખ્યો, એની સામે જ ઇલેક્ટ્રિકલ માં ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ q લખવાનું. गेटिंग. चलिए सेकेंड हम लिखेंगे वो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करके क्या मिलता है. dy by dt क्या होता है. हाँ तो लिखो. सेकेंड वेलोसिटी dy by dt, v equal to dy by dt. बराबर है. तो हमने चार्ज को और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर किया था. यहाँ पे हमने dy by dt किया तो जब पे वेलोसिटी मिला तो उधर क्या करना पड़ेगा. dq by dt क्या देता है. लिखिए इलेक्ट्रिक करंट I is equal to dq by dt. गेटिंग. चलिए नेक्स्ट लिखिए. ओमेगा 0 मैकेनिकल में फॉर्मूला लिखा रहा हूं अंडर रूट ऑफ k by m. यहाँ पे आएगा ओमेगा 0 इज 1 by रूट एल. ठीक है. हो गया. ठीक है. नेक्स्ट. हाँ, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जिसको मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं इक्वल टू. एक मिनट. We have compared the LC oscillation with a
स्प्रिंग वाला पार्ट। तो स्प्रिंग में जो दो एनर्जी होता है उन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला k² और काइनेटिक एनर्जी का इज इक्वल टू हाफ kx² प्लस हाफ mv²। और वो टोटल एनर्जी ये केस में इलेक्ट्रिकल सिस्टम में q²/2c q²/2c प्लस हाफ li²। ठीक है, बाकी के पॉइंट्स तो आते रहते हैं। वो रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे डैम्पिंग होता है, अदरवाइज वो द सेम। बराबर। हमने जो पॉइंट्स लिखे वो 1 2 3 4 कुछ ऐसे लिखे हैं, देखा दिस 4 पॉइंट्स। ठीक है, चलिए कौन रीड? electrical system is equal to minus L di by dt minus by dt. एक मिनट, इन केस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम क्या बोला? हाँ, उसमें मैकेनिकल सिस्टम में F इज इक्वल टू ma होता है, जहां पे एक्सेलरेशन होता है mdv बाय, जिसको आप md²h/dt² भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो हो जाता है माइनस एल डी आई बाय, या फिर डी आई बाई डी टी को आप dq/dt डाल दो तो माइनस एल d²q बाय। दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ कंपेरिजन, राइट? Comparing these two equations, we see that L is to mass M. अंडरलाइन कीजिएगा, L इज एनालोगस टू मास M। ये अभी तो तीसरी बार आया है। चैप्टर 6 में ऐसा एक पॉइंट आपको लिखाया था, फिर एलसीआर सीरीज में करवाया था, अभी ये तीसरी बार आया है। कोई एक भी बार याद नहीं होगी। There is a measure of resistance change in current. In case of circuit circuit, वो हमने लिखा कंपैरिजन में कि मैकेनिकल सिस्टम में ओमेगा 0 अंडर रूट ऑफ k बाय m होता है, जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इट इज 1 बाय रूट। so 1 by c equals k, the constant k equals then the external force required to produce being a distance 1 by c equals to v by k, that tells us the potential difference required to regulate એ ટેબલ તો આપણે થઈ ગયું। પછી નીચેનો જે પેરેગ્રાફ છે મોસ્ટ ટાઈમ પીછે, એમાંથી બહુ બધા ઓબ્જેક્ટિવ બનશે। છે ટેક્સ્ટ બુક છે? હા, લાસ્ટ પેરેગ્રાફ। हाँ, मैंने जो आपको रीजन बताया, जो आप लोगों ने मेरे को पूछा नहीं कि सर ये तो क्यों चलता ही नहीं रहता है, ऐसा नहीं चलता है, तो रियलिस्टिक में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता ये अभी आपको समझाएंगे। बराबर है। तो कुछ इंडक्टर है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टर होता रहता है, तो वो रेजिस्टर की वजह से वो चार्ज है जो हमें जो जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। हमें जितना चार्ज है उतना नहीं मिलेगा तो एनर्जी जितना चाहिए इंडक्टर या कैपेसिटर को उतना नहीं मिलेगा, तो ये ऑसिलेशन इवेंचुअली डाई हो जाते हैं। जो मैंने आपको बताया सिंपल वे में कि वो कुछ रेजिस्टर की वजह से करंट और चार्ज का वैल्यू थोड़ा 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 होकर डिक्रीज होता जाता है, फाइनली ये ऑसिलेशन स्टॉप हो जाते हैं। तो ये चलते ही नहीं रहते, रुक जाते हैं। Even if the resistance was 0, the total energy of the system will not remain constant. It is radiated away from the system in the form of electromagnetic waves. Most time P. 1 mark objective. In case of LC oscillation, the energy is dissipated in terms of what? And your answer is that it is radiated in terms of light या electromagnetic radiation, जिससे पूरे सिस्टम का जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कम होता जाता है। बराबर। तो 2 reasons for the LC oscillation to die out. One is the inductor offers some resistor जिसकी वजह से चार्ज है वो नहीं बढ़ पाता है, तो हो जाता है eventually. That the energies get dissipated in terms of radiation.
जिसकी वजह से एनर्जी कम होता जाता है। इट कैन बी अ गुड 2 मार्क क्वेश्चन। एक्सप्लेन द 2 रीजंस फॉर एलसी ऑसिलेशन टू डाई। तो ये आपको रेडियो और टीवी ट्रांसमिशन में ये ट्यूनिंग जो आप लेते हो ना, ट्यूनिंग करते हो, वो पुराना वाला रेडियो देखा हो तो उसमें एक नॉब आता है, वो ट्यूनिंग के लिए यूज होता है, उसमें ये एलसी सर्किट का यूज होता है। अभी तो नहीं आता है, अभी तो सब डिजिटल हो गया, पहले के टाइम में ये आता है। यू हैविंग एनी क्वेश्चन? हाँ, तभी स्टॉप हो जाता है। जीरो नहीं बोल सकते, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उससे कम हो जाता है ऐसा, बराबर। जीरो इज आइडियल। यू गेटिंग विद दिस टॉपिक? तो कौन सा वो इलस्ट्रेशन, ब्रेक का सिस्टम अभी हमने निकाल दिया है। हाँ, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो 2-5 मिनट, बाहर नहीं जा सकते हो। बीच में अगर आपका नेचुरल ब्रेक है तो यू कैन गो, मैं इसमें किसी को ना नहीं बोलता हूँ, ठीक है। बट वो सब एक साथ जाते, वो अभी हम नहीं करेंगे, बराबर। इन बिटवीन इफ यू वांट यू कैन गो, बराबर। So if you want, you can sit over here. I will give you 5 minute break. અહીંયા જ બેસવાનું. એ બધું એ જ થયું ને, બાર બધાને જોડે મોકલું કે પછી અહીં ભેગા થવાનું એક જ થયું ને. For LC oscillation, the total energy stored, total energy की फरीથી एक बार. Sum of energy stored in capacitor and the inductor. We want to prove that the sum of the energy stored in capacitor, that is UE, that is energy stored in capacitor, plus UB, that is the energy stored in, that is constant in time, मतलब वो constant है ऐसा प्रूव करना है. Is constant in time. चलिए बताइए, how can we solve this? The energy stored in a inductor and energy stored in a capacitor is constant in time. तो पहले इनका फॉर्मूला लिख देते हैं. चलिए बताइए, what is the formula of energy stored in capacitor? UE is equal to Q square by, we are solving for LC oscillation में हमने चार्ज का कुछ फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर आपको याद हो तो. Q equal to cos omega 0. Do you agree with me? तो फिर ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है उसका फॉर्मूला हो जाएगा Q0 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा 0t अपॉन, इसको इक्वेशन 1 बना के रख देते हैं. At this time the energy stored in an inductor which is in terms of electric field is a function of, we want to prove that it is, so जो आंसर आना चाहिए उसमें टाइम का कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए. That what we want to prove and that what we are doing, right? Now we take the other one, energy stored in an inductor. इसका फॉर्मूला होता है yes half Li square, जिसमें अगर आप याद करो तो I का इक्वेशन हमने लिखा था Q0 ओमेगा 0, लिखता हूँ will be better, sin ओमेगा 0
बराबर। इसको अगर मैं डाल देता हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर के फॉर्मूला में, तो फिर ये हो जाएगा UB इज इक्वल टू Q0 स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर, बराबर, इंटू एल, एल आगे लखी दो, अपॉन 2। डू एग्री विथ मी? यस। चलिए इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, डाल दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। UE plus UB can be written as UE plus UB can be written as UE का फॉर्मूला Q0 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा 0 एंड इंडक्टर का LQ0 स्क्वायर बाय अभी हमें ये तो पता चला कि यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज, बस ये ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक ही चीज आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सबसे ज्यादा वही यूज होता है तो वही आता है। तो ऐसा हो तो जाएगा, लेकिन वो करने के लिए ये वाला जो आगे वाला टर्म है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अभी उसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे Q0 स्क्वायर है, तो यहाँ पे Q0 स्क्वायर है, वो तो सेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपॉन में 2C है और यहाँ पे ये L ओमेगा 0 स्क्वायर है, इसका कुछ करना पड़ेगा। ओके, चलिए हम ऐसा कर देते हैं, आपको पता चल गया तो अच्छा है। ओमेगा 0 होता है 1 बाय ओमेगा 0 स्क्वायर चाहिए, डाल दीजिए। UE plus UB can be written as Q0 square by 2C cos square omega 0t। इसको कोई परेशान नहीं किया, ऐसा ही रखा है। सेकेंड टर्म है उसमें L Q0 स्क्वायर बाय 2 है, उसको भी परेशान नहीं किया है। ओमेगा 0 स्क्वायर की जगह पे हम देंगे, ये हो गया Q0 स्क्वायर बाय, और ये भी Q0 स्क्वायर बाय, बस अभी तो वो कॉमन निकल जाएगा और हमें जो आता है वो आ जाएगा Q0 स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर प्लस ओमेगा 0t प्लस ओमेगा 0 and sin square plus cos square is, so QB becomes Q0 square by Q0 constant, C is constant, so the entire term remains. That's what we want to prove, right? That is. और कोई क्वेश्चन बाकी रखा है क्या? एक्सरसाइज में से एक बाकी होगा, इफ हम लोग के एग्जांपल भी बाकी है। एक्सरसाइज में છે કઈ જાણવા જેવું? બસ 10 મિનિટ જ.
असाइनमेंटમાં કેટલા ક્વેશ્ચન? સિક્સ ક્વેશ્ચન તો કાલે થશે. તમે તો ટ્રાય નહીં કર્યા હોય. હા એક્ઝામ એટલે જ આ એસી 26 27 પર રાખવાનું કહું છું. ઊંઘ આવી ગઈ હતી ને? चले वो एक 7 वाला क्वेश्चन बाकी है वो आप ही करोगे सॉल्व. मैं तो रीड करता हूँ. 7.8 बाकी है. चलिए 8 करते हैं. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.8. कुछ ऐसा दिया गया है कि सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज 7.7. तो मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 7.7 पे डिपेंड रहना पड़ेगा. इनिशियल चार्ज એટલે टाइम t इक्वल टू 0 का चार्ज. दिस इज q0 that is 6 millicoulomb. What is the total energy stored in the circuit initially? What is the total energy later time? इनिशियल टाइम पे. इनिशियल टाइम मतलब है टाइम t इक्वल टू 0. बराबर है. टाइम t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर? बट इट इज फुल्ली चार्ज तो मैक्सिमम हो जाएगा. दैट इज q0 स्क्वायर बाय. बराबर है. q0 स्क्वायर 36 इंटू 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा ना. ये उसका भी स्क्वायर करोगे तो 10 टू दी पावर. कैपेसिटर का वैल्यू 7.7 में से देख के बताइए. 30 माइक्रोफैराडे. So it will be 30 into 10 to the power -6. આવું બહુ મજા આવે નહીં કેન્સલ કરવાની. तो ये 0 जूल हो जाएगा. What is the total energy at that time? The total energy is the sum of, and that remains. कैसे कांस्टेंट रहेगा? When UE becomes UE max, UB becomes, and so that the constant total energy is equal to 0 point. After some time this will get decreasing. That is कैपेसिटर का एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. इंडक्टर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. बट द 0.6 जूल रिमेन्स. डिवाइड होता है. और मैंने आपको एक एलसी ऑसिलेशन का डेफिनेशन नहीं लिखाया है. वो लिखाना चाहिए था. वो जहाँ पे कंप्लीट हो गया वो तो आईएमपी था. जगह से देन हो एन सारू बाकी लखी दे. देवीराज भाई कुछ डाउट है?
नहीं बोलो नहीं। कोई कमेंट नहीं आप बोलो भाई। 7 बाकी छे ना होय हैगो से बाकी ऐसे तो काले कराई दे नहीं જોઈ લેજે लेटर ऑन दिस 0.6 जूल का 0.6 जूल ही रहेगा। हाँ वो कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा। हाँ मई जाना कोई ये तो तई बेसे तू भी हलवान पड़ी जैसे लिख दीजिए वो एलसी ऑसिलेशन का डेफिनेशन लास्ट फॉर टुडे। एलसी ऑसिलेशन के साथ में अगर आपने जगह रखी है तो उधर ही लिख दीजिएगा एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन इसका डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूं। इन केस ऑफ LC circuit, charge Q oscillates between two plates of capacitor via inductor. This fact is called LC oscillations. ठीक है more than enough for today. જા મેડમ ને કઈ કહેવાનું છે બાકી જવાનું તું કહે ચાલે એ જો એટલે લઈ કેટલા જણ આવતા રહે મોબાઈલ આવે કેટલી વાર એક વાર બચાવે છે અમે પહેલા એક વાર ને બચાવે કહી દે ફાઇનલ એ તો કહી દે બરોબર